हेलो बच्चों, मेरा नाम है निकेत दुबे और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परख 50 का जो पेपर अपना हुआ है 31 मार्च को। इसमें 12 टू टारगेट जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं इनका जो बायो का ये सेक्शन है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां से है ये कि मियोसिस किस में होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन मतलब बच्चे पॉलन का फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो मियोसिस किस में होती है बच्चे? एमएमसी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है इसमें मियोसिस होता है और क्या बनता है? पॉलन ग्रेन और माइक्रो स्पोर बनते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 51 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम क्या होता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि गाइनोसियम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है थैलमस, पिस्टिल, स्टाइल और ओव्यूल। तीसरा है ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक और टैपेटम। चौथा ऑप्शन है ओव्यूल, स्टेमन, ओवरी और एम्ब्रियो सैक। अब इसमें स्टेमन जो होता है बच्चे ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, यहाँ टेपेटम भी बच्चे नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या होता है? स्टेमन को जो हम लोग क्रॉस सेक्शन में उसको कट करते हैं एंथर को, तो उसका जो लेयर होती है वो हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो उस लेयर को हम लोग अंदर, मतलब कई सारे लेयर होते हैं ना, एंडोथीसियम, टेपेटम, तो वो वाली लेयर होती है सबसे इनर मोस्ट वाली टेपेटम। तो ये भी मेल पार्ट मतलब स्टेमन का पार्ट होता है। ठीक है, थैलमस, पिस्टिल, स्टाइल और ओव्यूल। तो थैलमस बच्चे तो फीमेल का पार्ट होता नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो सेकेंड वाला चैप्टर है वहां से है ये क्वेश्चन। तो इसमें से कौन सा मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? तो तीन मेल एक्सेसरी ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं ना। अब ये एम्पुला जो होता है बच्चे ये एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका एक पार्ट होता है। तो मेल का पूछा है तो एम्पुला इसमें नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा है। तो 53 का बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाई ह्यूमन प्लेसेंटा? जब ह्यूमन में फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर बनता है, आप लोगों ने पढ़ते होंगे, उतना डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो प्लेसेंटा भी कई सारे हार्मोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करती है। तो प्लेसेंटा एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन सिक्रीट करती है। इसके अलावा एक दो हार्मोन और हैं, एचपीएल, ह्यूमन प्रोलैक्टिन और अपना है, हाँ, तो एचपीएल, एससीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये चार हार्मोन, और एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ठीक है, ये पांच हार्मोन प्लेसेंटा हमारी सिक्रीट करती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो एलएच हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करती है। तो 54 का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है कि कंडीशंस ऑफ अ कैरियोटाइप 2n प्लस माइनस 1 और 2n प्लस माइनस 2 आर कॉल्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? जब क्रोमोजोम का नंबर घट या बढ़ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56।
इन सिकिल सेल एनीमिया, तो सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है बच्चे, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये अपना जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है ना, वहां से है, हेरिडिटी वाले से। तो इन सिकिल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, ठीक है। बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन को होती है उसके 6th पोजीशन पे क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड फॉर, वैलिन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड होता है वो होता है GAG। किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये बदल जाता है बच्चे किसमें, GUG। तो GUG ही जो कोड होता है बच्चे, यही वैलिन के लिए कोड करता है, ठीक है। जिससे हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है या आरबीसी होती है, जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, जो आरबीसी होती है अपनी, वो सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। तो सिकल शेप की हो जाती है क्यों, क्योंकि जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन के, उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ जाता है, ठीक है। म्यूटेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ओकेशनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट द फिनोमेना इज कॉल्ड, ये भी जेनेटिक्स से है। तो एक अगर जीन कई सारे फिनोटाइप या मोर देन वन, एक से ज्यादा इफेक्ट शो करे, तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 57 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे या कंट्रोल करे, ठीक है। तो ऐसे जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं और इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। ह्यूमन ब्लड इसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 58, इन द F2 जनरेशन of Mendelian dihybrid cross the number of phenotypes and genotypes are, यहाँ पे नंबर पूछ रहा है किसका, फिनोटाइप का और जीनोटाइप का। किस केस में, डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जीनोटिपिक रेशियो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सॉरी फिनोटिपिक रेशियो हम लोग पढ़ते हैं 9:3:1, ठीक है। और यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, तो बच्चे 1 2 3 4 ही टाइप के तो हमको प्लांट मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो फिनोटाइप तो यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन जीनोटाइप कितने, तो अच्छा फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उस ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट का। अब मेंडल ने पी प्लांट पे किया था, तो मान लीजिए पी प्लांट को, तो पी प्लांट का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग जीनोटाइप बोल देते हैं, ठीक है। अब जीनोटिपिक जो रेशियो मिलता है वो हम लोग को मिलता है 1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। तो कितने जीनोटाइप्स हमको मिलते हैं और कितने फिनोटाइप्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 4 फिनोटाइप मतलब 4 तरह के प्लांट, ठीक है। और उनके कितने जीनोटाइप मतलब कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशन, तो 9 जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना 58 का आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। एक डीएनए स्ट्रैंड आप लोग पढ़ते होंगे ना ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक का, ठीक है। तो ये जो एक हेलिक्स है, ये इसमें जो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है ये इसकी बात कर रहा है। तो अब जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये तो प्रोटीन में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पे जो सुगर्स होते हैं इनमें होती है, तो ये नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक शुगर मॉलिक्यूल से यहाँ पे आके अपना क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो आपस में यहाँ पे मतलब ये जो हेलिक्स हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 59 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां से एक क्वेश्चन है, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो एक सिंपल सा हम लोग डीएनए का अगर एक डिफिनेशन देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड की कई सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो जो चेन बनती है वही हम लोग कहते हैं डीएनए। तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में हम लोग क्या जोड़ देते हैं बच्चे, जब हम लोग इसी में फॉस्फेट जोड़ देते हैं तब ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो जब एक नाइट्रोजनस बेस में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड करते हैं ना, दो टाइप के। अब नाइट्रोजनस बेस हम लोग दो टाइप की पढ़ते हैं, पिरीमिडीन और प्यूरिन, ठीक है। और शुगर दो टाइप का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। जब शुगर राइबोज होगा तो जो अपना जेनेटिक मटेरियल बनेगा वो आरएनए बनेगा, अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज होगा तो डीएनए बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो फॉस्फेट का मेन डिफरेंस होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड में पाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 60 का सी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग पढ़ते होंगे प्यूरिन और पिरीमिडीन ना, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल, तो अब वो उतना हम लोग डिटेल में ही जाएंगे। तो 60 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था बच्चे, डीएनए नहीं था, क्या था, आरएनए था, ठीक है। तो जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन के टाइम पे जो पहला जेनेटिक मटेरियल बना था वो क्या बना था, आरएनए बना था। तो 61 का क्या हो जाएगा, डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 62 एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है कि जो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग हम लोग कराते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये बच्चे एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब ह्यूमन के इन्फ्लुएंस से इवोल्यूशन हो रहा है, या ह्यूमन के इन्फ्लुएंस से कोई नई ब्रीड या कोई नई स्पीसीज या ऐसा कुछ बन जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। म्यूटेशन तो होगा नहीं, म्यूटेशन जब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में उसके चेंज आ जाए नेचुरली। नेचुरल सिलेक्शन तो होगा नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि जब नेचर क्या करे, किसी नई स्पीसीज या नई ब्रीड को बनाए और उसका क्या हो जाए, इवोल्यूशन हो जाए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 63 एनालॉगस ऑर्गन एराइजेज ड्यू टू। तो दो ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, होमोलॉगस और एनालॉगस, ठीक है। तो होमोलॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं, ठीक है। और जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो 63 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जब स्ट्रक्चर या ओरिजिन क्या होए, सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 evolution of life shows that life forms had a trend of moving from। मतलब इवोल्यूशन में कह रहा है कि क्या ट्रेंड शो करता है, कई सारे एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इवोल्यूशन पानी से जमीन की तरफ हुआ बच्चे, जमीन से पानी की तरफ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ओशन से लैंड पे, मतलब वाटर से लैंड पे इवोल्यूशन हुआ था ना। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इवोल्यूशन क्या दिखाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, वाटर टू लैंड, ठीक है। फिशीज, एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से आगे क्या हुए, एप्स आए, मतलब बर्ड्स, और फिर
मैमल। ठीक है, तो ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड होता है कि इवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिजम्स या जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ वो कहाँ से कहाँ हुआ, पानी से जमीन की तरफ हुआ था। ठीक है, तो 64 का डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, तो टाइफाइड के लिए एक बहुत फेमस टेस्ट हम लोग करते हैं वाइडल टेस्ट या विडाल टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 65 का डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। वाइडल टेस्ट सीधा आपके एनसीईआरटी ने लिखा हो कि टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट करते हैं। ठीक है, टाइफाइड एक कैसा फीवर है, एक कैसा डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, उसी से ये डिजीज होती है। द डिजीज चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया कौन सी डिजीज है बच्चे, तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, और कैसे होती है, मच्छर के काटने से होती है, मतलब वेक्टर इसका कौन होता है, मॉस्किटो होता है। ठीक है, कौन सा मॉस्किटो होता है, तो कॉकरोच होगा नहीं, हाउस फ्लाई होगा नहीं। अब फीमेल एनाफिलीज से इस ये तो वेक्टर होता है किसका, मलेरिया का। किसका होता है, मलेरिया का। तो ये जो एडीज मॉस्किटो होता है बच्चे ना, यही इसी के द्वारा चिकनगुनिया ट्रांसमिट होता है। मान लो किसी को चिकनगुनिया है, उसको एडीज मॉस्किटो ने काटा और उसी ने आके क्या किया, एक हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो जो वायरस होता है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। द जीन्स कॉजिंग कैंसर आर। ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। तो ऐसे जीन्स, कई सारे हमारे जीन्स कहा जाता है कि हमारे बॉडी में होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वही क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स में बदल जाते हैं। जो कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, और कई सारे ऐसे फैक्टर जो कैंसर काजिंग होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेनिक फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे जीन्स जो कैंसर को एक्सप्रेस कर दे, कैंसर हो जाए जीन से, तो ऐसे जीन्स को हम लोग ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। तो 67 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। क्वेश्चन नंबर 68। ये भी क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बच्चे, कि द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में अगर कोई इन्फेक्टेड सेल है तो एक सब्सटेंस केमिकल सिक्रीट करती है ताकि हमारी बगल वाली सेल क्या हो जाए, बच जाए ना। तो वैसे वो जो सब्सटेंस होता है, वो जो केमिकल्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरॉन। ठीक है, जैसे अल्फा इंटरफेरॉन ना। तो इंटरफेरॉन एक ऐसी सब्सटेंस, एक ऐसी प्रोटीन होती है एक्चुअली में, वो क्या करती है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं ताकि हमारे अगल बगल की सेल्स क्या हो जाएं, वो बच जाएं। तो 68 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सीरोटोनिन और हिस्टामिन ये तो क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देने वाले केमिकल्स होते हैं। और कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो मदर का जो फर्स्ट फीडिंग कराती है, जो येलो कलर का जो मिल्क निकलता है डिलीवरी के बाद, उसी को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है कि इसमें से कौन सा एक लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस, तीनों क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। पैनक्रियाज एक लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फोइड ऑर्गन नहीं होती है। तो 69 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज लार्ज साइज्ड एंड एट बर्थ बट रिड्यूसेज इन साइज विथ एजिंग। जैसे जैसे एजिंग होती है इसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है, और इसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर, वीक होने लगता है बच्चे। और ये कौन सी ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, जो कि हमारे चेस्ट के पास पाई जाती है। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड होती है, बर्थ जब होता है तभी बड़ी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिजेनरेट करने या डिसइंटीग्रेट करने लगती है एज्ड पीपल में, इसीलिए इम्यूनिटी हमारी वीक होने लगती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उनमें जल्दी जल्दी बीमारियां या इन्फेक्शन जल्दी से होता है, तेजी से होता है।
क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है उस समय वीक हो जाती है। एक्चुअली लिम्फाइड टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं थाइमस, यहाँ पे जो अपनी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं, एक्टिव होती है, मेच्योर होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। The vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लैब भी लिखते हैं ना। ये कौन सा चैप्टर है अपना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क से कर्ड बनाता है, और जब ये मिल्क से कर्ड ये प्रोसेस करता है बच्चे, तो उस समय मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है। कैसे, विटामिन B12 का कंटेंट वहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 71 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चे, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं, और यही मीथेन बायोगैस में यूज होती है। तो र्यूमेन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी यही होते हैं, इसीलिए वहाँ मीथेन होती है, ठीक है। बॉटम ऑफ वाटर लॉज्ड पैडी फील्ड्स में भी जो है अपने पाए जाते हैं। तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं बच्चे, ये एक्टिवेटेड स्लज में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है बच्चे, जब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ते हैं ना, STP, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ही, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एक्टिवेटेड स्लज, तो उनमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी उसी से है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, बायो फर्टिलाइजर लास्ट टॉपिक है, वहां से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है, तो एनाबेना, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक तीनों है। स्यूडोमोनास नहीं बच्चे, स्यूडोमोनास डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, मतलब नाइट्रीफिकेशन नहीं करता, उल्टा उल्टा काम कर देता है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। ये सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो उसको कम कर देता है, ठीक है, रिवर्स एक्शन करता है ये, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ये नहीं होता है, ठीक है, और नॉट ही पूछा है, तो 73 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74। एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर से है। तो क्या क्या कह रहा है कि एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ DNA, ये DNA है, तो यहाँ एंड से जो कट करके निकाल रहा है बच्चे, बीच से नहीं, अगर बीच से कट करके निकालेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंडो न्यूक्लिएज, लेकिन ये क्या पूछ रहा है बच्चे, एंड से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सो न्यूक्लिएज। DNA लाइगेज क्या करता है, एक DNA से दूसरे DNA को जोड़ता है, एंडो न्यूक्लियस क्या करता है, मान लो ये अपना DNA है तो यहाँ बीच में से कट करता है, और एक्सो न्यूक्लियस क्या करता है कि यहाँ एंड से कट करता है, ठीक है। और हिंड 2 क्या है, ये तो एक तरह का एंडो न्यूक्लियस है ही, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 74 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से है कि इन एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज के बेसिस पे, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वेल्स में यहाँ पे DNA रखते हैं, तो जो सबसे छोटा होता है वो यहाँ आ जाता है, और जो सबसे बड़ा DNA होता है वो इस तरफ आता है, तो ये मूव करता है, ठीक है, एग्रोज प्लेट पे, ठीक है। तो साइज के बेसिस पे हम लोग DNA फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से ही एक क्वेश्चन है, तो 75 का बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्या दिया हुआ है, while isolating DNA from bacteria which one of the following
एंजाइम इज नॉट यूज, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से है। जब हम बैक्टीरिया से डीएनए को निकालते हैं तो कौन सा एंजाइम नहीं यूज करेंगे? लाइसोजाइम करेंगे क्योंकि तभी उसका सेल वॉल ब्रेक होगा। राइबोन्यूक्लियेज करेंगे क्योंकि हमको आरएनए को डाइजेस्ट कराना है। प्रोटीएज हम यूज करेंगे क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना है। अब अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ही यूज कर देंगे बच्चे, तब तो ये डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देगा, और जब डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देगा तो डीएनए हम लोग निकालेंगे कैसे? तो कौन सा एंजाइम नहीं यूज करेंगे बच्चे? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम नहीं यूज करेंगे, नहीं तो डीएनए को ही जब डाइजेस्ट कर देगा तो हम लोग डीएनए निकालेंगे कहां से? ठीक है, तो 76 का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, बीटी कॉटन एक क्या है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया होता है जिसका एक प्रोटॉक्सिन निकाल के हम लोग एक कॉटन का प्लांट है उसके डीएनए से बना देते हैं और एक जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट बना देते हैं। तो एक जीएम प्लांट है। इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। बैक्टीरियल जेन स्प्रेसिंग सिस्टम है, ठीक है, सही बात है, लेकिन रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड नहीं बच्चे, ये नहीं होता। सभी पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट नहीं होता। कोलियोप्टेरन और डिप्टेरन्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं इसको, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, ये वर्ड जो इसने यूज किया है ना बच्चे, ये वर्ड सही नहीं है। ठीक है, ऑल पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 77 का डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 71 का अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ठीक है, ये एक क्या है बच्चे? तो ये एक प्रोटीन है, इसको हम लोग किस में यूज करते हैं? एम्फीसेमा, एक जो डिजीज होती है, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, तो उनकी जो एल्व्यूलाई, जो लंग्स में एल्व्यूलाई होती हैं, उनकी वॉल डैमेज कर जाती है, तो उनमें ये हम लोग अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन यूज करते हैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो 78 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 79, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन से है ये। तो वहां भी ये दिया हुआ है कि टाइगर जो सेंसस, जो हमारे देश में बाघों की गणना होती है टाइगर की, वो किन दो कैरेक्टर्स या किन दो मेन चीजों को कंसीडर करते हैं उनकी गणना करने के लिए, उनको गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए? तो पग मार्क्स और फीकल पैलेट। पग मार्क मतलब उनके पद चिन्ह, उनके फुट प्रिंट एक तरह से, और फीकल पैलेट मतलब जो उनके स्क्रीटा होते हैं, ठीक है, उनको जो है इन दोनों चीजों को कंसीडर करते हैं टाइगर सेंसस में, टाइगर बाघों की गणना में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सही है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इसलिए कहते हैं बच्चे क्योंकि वहां पे स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती है। सही बात है, यहाँ पे नॉट पूछा है तो हम लोगों को नॉट देखना है। अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, सही बात है, एंडेमिक का मतलब जो वहाँ की लोकल स्पीसीज है ना, और मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन, नहीं बच्चे ये नहीं होता है, मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का सी। पोलर रीजन का मतलब कि आइस वाला जो एरिया होता है ना, बर्फ वाला, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नहीं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वहां नहीं बच्चे, ट्रॉपिक्स में ज्यादा लोकेट होते हैं, पोलर रीजन में नहीं उतने पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीसीज, मोस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पाई जाती हैं? ट्रॉपिक्स में ही, तो इसलिए हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वहीं ज़्यादातर पाए जाते हैं। एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट जहां हमको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये अपना है क्वेश्चन पूरा, अपना बायो का जो भी सोल्यूशन था ये ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।